हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। तो आज मेरे बच्चे हम CMSL में म्यूचुअल फंड करने वाले हैं इन वन शॉट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दोज जिनको रजे म्यूचुअल फंड में कोई भी दिक्कत है, बिकॉज इसमें मेरे प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं। तो ये जून 2026 के लिए, दिसंबर 2026 के लिए एक्सट्रीमली रेलिवेंट वीडियो होने वाली है। अच्छा मेरी बात सुना रजे, हमारा टॉपिक क्या है? म्यूचुअल फंड। यूजुअली देखा जाता है कि एग्जाम में ये 5 to 10 मार्क्स का टॉपिक आ जाता है, बट स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। मान लेते हैं रजे, ये मिस्टर ए है, ठीक है। अब मिस्टर ए के पास 10,000 की सेविंग्स है। कितने की सेविंग्स है? 10,000 की। और इन सेविंग्स को वो स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता है, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास पैसा लिमिटेड है, तो वो बहुत ज्यादा शेयर्स में नहीं लगा पाएगा। उसने मान लो मैक्सिमम रिलायंस का 1-2 शेयर ले लिया, ठीक है। इन्फोसिस का उसने शेयर ले लिया, मान लो PW के उसने कुछ शेयर्स ले लिए। मतलब ये भी मैक्सिमम है। ये भी तब है जब वो 1-1, 2-2 शेयर सबके लिए, राइट। क्योंकि भाई हर एक इंसान के पास यूजुअली जो पैसा है वो लिमिटेड होता है। दूसरी दिक्कत इसमें क्या है कि कौन से शेयर में पैसा लगाना है, उसका सारा दिमाग भी इसको लगाना पड़ेगा। और अगर गलती से उन शेयर्स में से पैसा लूज हो जाता है तो सारा लॉस भी इसका होगा। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के लिए जिसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, उसके लिए स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली शेयर्स में पैसा लगाना एक बड़ी बात हो सकती है, एक रिस्की बात हो सकती है और एक टाइम टेकिंग बात हो सकती है। तो यही मेरे बच्चे म्यूचुअल फंड्स पिक्चर में आते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्या बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, ये मिस्टर है, ये 10,000 रुपए हमें दे दो। तुम ऐसा करो, ये 10,000 रुपए हमें दे दो और हम ये 10,000 10 तरीके की वेरियस कंपनीज में लगाएंगे, जिसका हमें लगता है कि रिटर्न बहुत ज्यादा आएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई? क्या ये 10,000 रुपए मेरी काफी सारी कंपनीज में लग गए? मेरी कैपिटल डाइवर्सिफाई हो गई? यस। मुझे सोचना नहीं पड़ा कि किस किस कंपनी में पैसा लगाऊं। और म्यूचुअल फंड में क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो मेरा टाइम बच गया, मेरा रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इसीलिए इन्वेस्टमेंट का जो एक फॉर्म है म्यूचुअल फंड, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बिकॉज उसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट एक म्यूचुअल फंड को चूज करना है, उसको जो चलाता है उसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके बारे में पढ़ना है, उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है। अब वो म्यूचुअल फंड अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में अलग अलग पैसा डाल देगा। इन्वेस्टर कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। अब इसका मतलब ये नहीं है रजे कि इसमें गारंटी प्रॉमिस्ड रिटर्न्स होते हैं, ऐसा नहीं है। रिस्क इसमें भी होता है, बट कंपैरेटिवली इसमें रिस्क कम होता है। इसमें रिस्क क्या होता है मेरे बच्चे? कम। इतनी बात समझ आई? तो व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड, तो सेबी की म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस लगती है रजे 1996। कौन सी रेगुलेशंस लगती हैं? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जैसे जब आप नॉर्मल शेयर लेते हो तो कंपनी आपको शेयर्स देती है, राइट, और आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हो। आप उसके क्या बन जाते हो? शेयर होल्डर। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में रजे ऐसा सीन नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स में आप फंड्स देते हो, म्यूचुअल फंड आपको यूनिट्स देता है। म्यूचुअल फंड आपको क्या देता है? यूनिट्स। और जब आपको यूनिट्स मिलती हैं तो आप क्या बन जाते हो रजे? यूनिट होल्डर। आप क्या बन जाते हो? यूनिट होल्डर। जब आप नॉर्मल शेयर लेते हो तो आप शेयर होल्डर बनते हो, आपके पास शेयर्स होते हैं। बट जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो रजे तो आप यूनिट होल्डर्स बनते हो एंड आपके पास यूनिट्स आती हैं। आपके पास क्या आती है रजे? यूनिट्स। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप समझो, म्यूचुअल फंड हमेशा रजे इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट बनता है। वाई इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट? क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी और के बिहाफ पे मनी मैनेज कर रहा है। आप समझो, उसका खुद का पैसा तो नहीं है, आपने उसको पैसा दिया और वो पैसा वो आगे लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट वाला काम कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड हमेशा फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। और जो म्यूचुअल फंड को संभालते हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्रस्टी। उनको क्या बोला जाता है? ट्रस्टी।
जो म्यूचुअल फंड को बनाता है, लाइक जैसे कंपनी का प्रमोटर होता है, तो म्यूचुअल फंड का कौन होता है? स्पॉन्सर, जो म्यूचुअल फंड को इस्टैब्लिश करता है। क्लियर है? स्पॉन्सर कौन होता है? जो म्यूचुअल फंड को इस्टैब्लिश करता है। ट्रस्टी कौन होता है? जो म्यूचुअल फंड को संभालता है। अब म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ गया, वो पैसा कहां कहां लगेगा, क्या ये भी तो सोचना होता है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप पैसा कहीं भी लगा दो, यू हैव टू थिंक बिफोर हैंड कि वो पैसा आपको लगाना कहां है। तो मेरे बच्चे, ये सारा काम करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये सारा काम कौन सी कंपनी करती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम फंड मैनेजर भी बोलते हैं। दोबारा, ठीक है, म्यूचुअल फंड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। जो म्यूचुअल फंड को संभालता है उसको हम ट्रस्टी बोलते हैं। जिसने म्यूचुअल फंड बनाया वो रजे म्यूचुअल फंड का प्रमोटर यानी स्पॉन्सर है। और पैसे कहां लगाने हैं ये कौन डिसाइड करता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है, सुनना, काफी सारी कंपनीज के शेयर लेता है, काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और वो अपने बिहाफ पे तो कर नहीं रहा, हम इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो वो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है रजे, जो उसको कंपनी से मिलता है, वो अपने पास ना रख करके किसके पास रख देता है? कस्टोडियन के पास। किसके पास रख देता है? कस्टोडियन के पास। तो ये रजे स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड का, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर से रिलेटेड सारा काम आता है, तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम स्कीम्स की बात करते हैं रजे, तो म्यूचुअल फंड में दो तरीके की स्कीम्स होती हैं, एक ओपन एंडेड स्कीम और एक क्लोज एंडेड स्कीम। अच्छा, आपको पता है कोई भी एक म्यूचुअल फंड है वो काफी सारी स्कीम्स निकालता है, तो मेनली दो तरीके की स्कीम्स होती हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अच्छा, ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी इसमें पैसा लगा दो, कभी भी पैसा निकाल लो, कितना भी पैसा लगा दो। ओपन एंडेड, एज द नेम सजेस्ट, कभी भी पैसा लगा दो, कभी भी पैसा निकाल लो, कभी भी कितना भी पैसा लगा दो, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब एंट्री करने का भी एक टाइम है, मतलब पैसा लगाने का भी एक टाइम है, पैसा निकालने का भी एक टाइम है, और कितना पैसा लगाओगे वो भी क्या है रजे? फिक्स्ड। वो भी क्या है? फिक्स्ड। तो अगर आप देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट ओपन एंडेड स्कीम, इसका कोई भी फिक्स्ड कॉर्पस नहीं है। और क्या ये बहुत ज्यादा लिक्विड होगी? यस, क्योंकि कभी भी डाल लो, कभी भी निकाल लो। उसके बाद क्या फ्री एंट्री एंड एग्जिट है? बिल्कुल। क्या मैच्योरिटी से पहले रिडम्पशन हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है तो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे शेयर होल्डर्स की एक वैल्यू होती है ना उस शेयर्स की, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में निकलती है नेट एसेट वैल्यू। कितनी निकलती है? नेट एसेट वैल्यू। ये निकालना सीखेंगे। तो मेरे बच्चे आप समझो, ओपन एंडेड स्कीम में सिर्फ और सिर्फ नेट एसेट वैल्यू होती है। क्लोज एंडेड स्कीम में क्या होता है? क्योंकि फिक्स्ड कॉर्पस है तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना क्या है? मैंडेटरी। याद रखो रजे, ओपन एंडेड स्कीम्स के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना क्या है? मैंडेटरी। क्योंकि इसमें क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, रिस्ट्रिक्टेड एग्जिट है, रिडम्पशन सिर्फ मैच्योरिटी पे ही होगी। तो अगर मुझे बीच में सेल परचेज करनी है तो क्या मैं स्टॉक मार्केट के थ्रू कर सकती हूँ? यस। और क्योंकि ये स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है तो इसका एनएवी तो निकलता ही निकलता है, लेकिन इसका साथ में रजे मार्केट प्राइस भी निकलता है। इसका साथ में क्या निकलता है? मार्केट प्राइस। क्या इतनी बात समझ आई? एक बार दोबारा देख लेते हैं। ओपन एंडेड का कोई भी फिक्स्ड कॉर्पस नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है उसमें, एंट्री एंड एग्जिट एकदम फ्री होती है, सिर्फ और सिर्फ नेट एसेट वैल्यू निकलता है, और रिडम्पशन बिफोर मैच्योरिटी ही पॉसिबल होती है। लेकिन जब आप क्लोज एंडेड स्कीम के बारे में बात करते हो रजे, तो इसका जो कॉर्पस है वो क्या है रजे? एकदम फिक्स है। ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, ये मोस्टली लिक्विड है, इसकी रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी है, एनएवी के साथ साथ मार्केट वैल्यू भी निकलती है, और रिडम्पशन सिर्फ कब होता है रजे? रिडम्पशन होता है सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी पे। ठीक है, अब हर मार्केट की, हर म्यूचुअल फंड की काफी सारी अलग अलग स्कीम्स आती हैं, तो हम इन स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकम ओरिएंटेड स्कीम। अच्छा, मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है यार मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, मेरे को मंथली इतनी इनकम आनी चाहिए, ईयरली इतनी इनकम आनी चाहिए, मेरे को अपना पैसा दुगना नहीं करना, बस मेरे को मेरा पैसा सेफ जगह रखना है, और एक सर्टेन इनकम चाहिए। मुझे एक सर्टेन क्या चाहिए? इनकम। तो मैं अपना पैसा इनकम ओरिएंटेड स्कीम में लगाऊंगी।
मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊंगी रजे? इनकम ओरिएंटेड स्कीम। तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फिक्स इनकम चाहिए इन्वेस्टर को, तो पैसा कहाँ लगता है? डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो रिस्क लेवल भी क्या होता है इसका रजे? लो, क्योंकि आई डोंट वांट कैपिटल एप्रिसिएशन, आई ओनली वांट फिक्स्ड रिटर्न्स। सो म्यूचुअल फंड विल पुट माय अमाउंट इनटू डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड बिकॉज आई डोंट वांट कैपिटल एप्रिसिएशन, तो रिस्क भी बहुत लो होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम। अच्छा, एज द नेम सजेस्ट, मुझे ग्रोथ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ग्रोथ। मतलब इसमें आई वांट कि अगर मैं 100 रुपए लगा रही हूं तो मेरा पैसा 110 रुपए हो जाए। तो मेरे बच्चे इसमें क्या चाहिए? हाई ग्रोथ चाहिए कैपिटल एप्रिसिएशन से। कैसे हाई ग्रोथ चाहिए? डिविडेंड से कैपिटल एप्रिशिएट होनी चाहिए बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया जाता है, क्योंकि यूजुअली वो तो ओवर द पीरियड बढ़ेंगे ही। तो इसका जो रिस्क लेवल होता है वो मीडियम होता है। व्हाट इफ वो नहीं बढ़े तो? बट इसमें भी इतना रिस्क नहीं होता। उसके बाद हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मेरे को इनकम भी चाहिए और कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए। आइए, हाइब्रिड का मतलब क्या रजे? कि मुझे इनकम भी चाहिए, मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए। मतलब इनको हम बैलेंस्ड फंड्स भी बोलते हैं। इसमें ग्रोथ और इनकम का क्या होता है रजे? बैलेंस। अब वो क्या कह रहे हैं? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स प्लस इक्विटीज। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड इक्विटीज। तो रिस्क लेवल भी क्या रहता है? मीडियम। उसके बाद हाई ग्रोथ ओरिएंटेड। 100 के 110 नहीं करने, 100 के 200 करने हैं, 150 करने हैं। मतलब बहुत बड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन करना है। तो इसमें क्या होता है? वेरी हाई कैपिटल एप्रिसिएशन। तो यूजुअली इसमें रिस्क भी हाई रहता है, और आप ऐसे इक्विटी सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हो जिनका प्राइस बहुत जल्दी बढ़ता कम होता है, सो दैट वो वोटैलिटी मिल जाए आपको हाई। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। मतलब मेरे को क्या चाहिए कि भाई मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। मैं किसी पे भी रिस्क ले लूंगी, लेकिन मेरे को अपनी कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना, मेरी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। तो इसमें इन्वेस्टर्स की जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहती है। इस तरीके से पोर्टफोलियो डिजाइन होता है कि रिस्क नहीं होता, तो लो टू मीडियम रिस्क होता है। अच्छा, रिस्क होगा भी कैसे? क्योंकि मैं पहले ही कह रही हूं कि मेरी कैपिटल की प्रोटेक्शन मुझे चाहिए। उसके बाद टैक्स सेविंग स्कीम। कुछ ऐसी स्कीम जिसमें से टैक्स सेव हो सकता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, पेंशन फंड्स में अगर आप पैसा डालोगे, ठीक है, ऐसी स्कीम्स जो आपको टैक्स लॉस के अंदर बेनिफिट देती हैं। रियल एस्टेट फंड्स। ऐसे फंड्स बच्चे जो कहां पैसा लगाते हैं? रियल एस्टेट में। ऐसे फंड्स जो कहां पैसा लगाते हैं? रियल एस्टेट में। तो ये प्रॉपर्टी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क रियल एस्टेट है तो मीडियम टू हाई रहता है। ऑफशोर मार्केट फंड्स क्या होते हैं? ऑफशोर फंड्स रजे जो बाहर पैसा लगाते हैं, एज द नेम सजेस्ट। ऑफशोर जो कहां पैसा लगाता है? बाहर। दे इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन कंपनी। कहां पैसा लगाते हैं? फॉरेन कंपनी की शेयर्स और सिक्योरिटीज में, बट विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई। क्योंकि बाहर पैसा लगा रहे हो तो यूजुअली हाई रिस्क रहता है। लेवरेज फंड्स। लेवरेज फंड्स का मतलब क्या है कि 100 करोड़ तो मैंने इन्वेस्टर से उठाए और 100 करोड़ मैंने बोरो करे। समझो, लीवरेज का मतलब ही यही होता है कि मैं बोरोड फंड से काम कर सकती हूं। अब हुआ क्या? मैंने आपसे 100 करोड़ उठाए, 100 करोड़ बोरो करे, तो 200 करोड़ का कॉर्पस हो गया। अब मैं 200 करोड़ पे कमाऊंगी भी उतना ज्यादा और आपको रिटर्न भी उतना ज्यादा मिलेगा। बट क्या रिस्क भी होता है? द आंसर इज यस। तो लीवरेज फंड्स में क्या होता है बच्चे? जिसमें आप बोरो मनी को यूज करके ज्यादा पैसे कमाते हो। ऑब्वियसली एक स्पेक्युलेटिव पोजीशन होती है इसमें, तो रिस्क भी जो रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। स्पेशल स्कीम में रजे इन्होंने 3 तरीके की स्कीम्स ही हैं जिनको आप स्पेशल स्कीम बोलते हो, जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम होती हैं, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, जो आपके सेक्टर फोकस फंड्स होते हैं, उन्हें ही स्पेशल स्कीम्स बोला जाता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक फंड्स हो गए, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स हो गए, इंडेक्स फंड्स हो गए, इन्हें आप क्या बोलते हो? स्पेशल स्कीम्स। इन्हें आप क्या बोलते हो? स्पेशल स्कीम्स। इसके बाद फंड्स ऑफ फंड्स रजे जो दूसरे फंड्स में पैसा लगाते हैं। मतलब एक म्यूचुअल फंड जो दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं?
फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, दे इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स, ये इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहे। अच्छा, न्यू डायरेक्शन फंड्स, एज द नेम सजेस्ट, जो वैसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं मेरे बच्चे जो नई डायरेक्शंस में जा रही है, जो बेसिकली स्टार्टअप है, जो मोर ऑफ टेक्नोलॉजी है, राइट। सो दे इन्वेस्ट इन द कंपनी दैट इज डूइंग अ साइंटिफिक और टेक रिसर्च। उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स रजे ऐसे फंड्स होते हैं जो किसी और चीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, निफ्टीज, सेंसेक्स, मतलब जो निफ्टी के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो सेंसेक्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो गोल्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो सिल्वर के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब जो ट्रैक कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दे आर ए न्यू टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंट्रोड्यूस 1993 में हुए थे। ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं और इनसे आपको टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिल जाता है। उसके बाद मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं रजे? जो शॉर्ट टर्म डेट में पैसा लगाते हैं। जो कहां पैसा लगाते हैं? शॉर्ट टर्म डेट्स में, और इनका यूजुअली लार्ज जो रहता है वो साइज रहता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स रजे, जो कहां इन्वेस्ट करते हैं? डेट ऑफ इंफ्रा कंपनीज। जो कहां इन्वेस्ट करते हैं? डेट ऑफ इंफ्रा कंपनीज। ये लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंसिंग पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंसिंग। आई होप अभी तक आपको म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्या होता है वो समझ आ गया होगा, और ये काफी सारी स्कीम्स जो हमने डिस्कस करी वो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजीज, कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है। अब जैसे जब आप अपने शेयर्स का पब्लिक इशू लेकर आते हो तो आप उसे आईपीओ या एफपीओ बोलते हो। वैसे ही रजे जब कोई भी स्कीम्स आती हैं और म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की यूनिट इशू होती है रजे, तो उसको बोला जाता है एनएफओ। उसको क्या बोला जाता है? एनएफओ, दैट इज न्यू फंड ऑफर। दैट इज व्हाट रजे? न्यू फंड ऑफर। और अगर किसी भी स्कीम की यूनिट्स इशू हो रही हैं और न्यू फंड ऑफर आ रहा है मेरे बच्चे, तो एक डॉक्यूमेंट इशू होता है, जिस डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलते हो? ऑफर डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलते हो? ऑफर डॉक्यूमेंट। अब वो कह रहा है क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही देखती है कि कहां पैसा लगाना है, कैसे करना है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी मनी रेज करती है एक म्यूचुअल फंड के, नई म्यूचुअल फंड के लिए, दैट इज थ्रू एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। अब जैसे कंपनी आईपीओ लाती है तो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, वैसे एनएफओ आ रहा है तो ऑफर डॉक्यूमेंट है। इसमें सारी डिटेल्स होती है एनएफओ की, ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कीम का नेचर क्या है। अब ये ऑफर डॉक्यूमेंट यूजुअली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये ऑफर डॉक्यूमेंट्स जो यूजुअली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? दो। एक तो होता है सिड और एक होता है साइन। सिड मतलब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट। बेसिकली इसमें सब कुछ जो इन्वेस्टर को जरूरत है स्कीम से जानने के लिए वो लिखा होता है। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जो अगर इन्वेस्टर नहीं भी पढ़ेगा तो काम चल जाएगा, बट इन्वेस्टर के लिए ये स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये दोनों है किसके पार्ट्स? ये दोनों है तो ऑफर डॉक्यूमेंट्स के ही पार्ट। ये दोनों है किसके पार्ट सर? अजय, ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो ऑफर डॉक्यूमेंट के ही पार्ट, लेकिन फिर भी इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में कंटेन्स कंप्लीट डिटेल ऑफ द स्कीम, इट मस्ट बी अपडेटेड एवरी ईयर। जो इन्वेस्टर के लिए सारी डिटेल्स है इंपॉर्टेंट, जो टेक्निकल डिटेल्स है वो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में होती है, और इसको एवरी ईयर क्या करना पड़ता है? अपडेटेड। और जितनी भी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन है अबाउट फंड हाउस, ठीक है, आपको एक इन्वेस्टर को अप्लाई कैसे करना है, फंड मैनेजर की डिटेल, वो सारी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती है, और इसको आपको क्वार्टरली अपडेट करना है। इसको आपको किसको अपडेट करना है रजी? क्वार्टरली। अगली जो चीज आती है दैट इज फैक्ट शीट। दैट इज व्हाट? फैक्ट शीट। हर म्यूचुअल फंड की हर स्कीम को एक फैक्ट शीट बनानी होती है, जिसमें वो मंथली बेसिस पर एएमसी डिस्क्लोज करेगी कि उसकी नेट एसेट वैल्यू क्या है, उसकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या है, उसके एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, स्कीम का पोर्टफोलियो क्या है, और अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्कीम। ये किस में लिखी होती है? फैक्ट शीट में। ये किस में लिखी होती है राजे? फैक्ट शीट में। और वो हर एसेट
मैनेजमेंट कंपनी को क्या क्वार्टरली देनी होती है? द आंसर इज यस। उसके बाद आता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। उसके बाद क्या आता है? की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अच्छा, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफर डॉक्यूमेंट का ही एक समराइज्ड साइज है। ऑफर डॉक्यूमेंट का ही क्या है? एक समराइज्ड साइज। अ ब्रीफ समरी ऑफ सिड एंड साइन। इट मस्ट बी अपडेटेड एवरी ईयर। और जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे उसके साथ आपको KIM किम तो देना ही देना है। उसके बाद एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है रजे? कि म्यूचुअल फंड कितनी एसेट्स अपने अंदर संभाले हुए हैं उसे बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट फंड। इट्स अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स मैनेज्ड बाय अ म्यूचुअल फंड। एक तो मंथली एंड AUM निकलती है और एक क्वार्टरली एवरेज AUM निकलती है। KYC और KYC के तो बारे में आपको पता ही होगा, FATCA, इसके बारे में रुक जाओ, ठीक है। अब मेरे बच्चे हम कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास एक टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा करके अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। आप 500 से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। देखो, म्यूचुअल फंड में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो लमसम पैसा डाल दो लाखों में, या तो मंथली डालो। 500 से शुरू करके जितना भी मंथली आप यहां पे डाल सकते हो। तो SIP क्या है रजे? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो एक फिक्स अमाउंट रेगुलरली। अच्छा, मिनिमम अमाउंट 500 से ही शुरू हो जाता है और इट्स वर्क लाइक अ रिकरिंग डिपॉजिट बट इन अ म्यूचुअल फंड। अच्छा, क्या इसमें डिसिप्लिन प्रमोट होता है? द आंसर इज यस। इसमें क्या प्रमोट होता है रजे? डिसिप्लिन। क्या यहां तक सिर्फ सबको क्लियर है गाइस? रजिए, तो अब आते हैं रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड। वो कह रहे हैं काफी सारे रिस्क हैं, जैसे वोटालिटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है। अब एक एक करके इन रिस्क के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वोटालिटी रिस्क। वोटालिटी रिस्क का मतलब क्या है? भाई साहब देखो, चाहे आप प्रोफेशनली मैनेज करा रहे हो, लेकिन प्राइस तो सर्टेनिटी किसी को भी नहीं पता ना कि कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा। तो वोटालिटी मतलब ऊपर नीचे अगर ज्यादा हो गया तो जो आपने की स्ट्रैटेजी थी, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, उस पर पानी फिर जाएगा। तो कह रहा है इक्विटी प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है ड्यू टू मार्केट एंड इकोनॉमिक फैक्टर, उससे कोई भी फोर्स ही नहीं कर सकता। क्रेडिट रिस्क। अब आपने डिबेंचर्स लिए, आपने बॉन्ड्स लिए, अरे हो सकता है सामने वाला आपको रीपे ही ना कर पाए, सामने वाला उस पर इंटरेस्ट ही ना दे पाए। इश्यूअर में फेल टू पे इंटरेस्ट, स्पेसिफिकली इन डेट फंड्स। लिक्विडिटी रिस्क, जब आपको बेचना हो ड्यू टू लेस डिमांड इन द मार्केट, वो बिके ही ना, मतलब लेस लिक्विडिटी हो जाए। हार्ड टू रिडीम ड्यू टू लॉक इन और लो मार्केट डिमांड। कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब होता है आपका सारा पैसा, एग्जांपल आप बोल तो रहे हो कि 10 फंड्स में लगाएंगे, व्हाट इफ वो 2 में ही लगा, व्हाट इफ वो 3 में ही लगा, आपका सारा पैसा एक ही फंड में लगेगा, दैट इज कंसंट्रेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क। अब भाई मान लो 6% इन्फ्लेशन है, 5% तुम्हारा रिटर्न आया, तो मतलब क्या इन्फ्लेशन से एडजस्ट ही नहीं हो पाया। तो कई कबार जरूरी नहीं है कि जो रिटर्न आए वो हायर देन इन्फ्लेशन ही आए। उसके बाद रजी आता है नेट एसेट वैल्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे हर शेयर का एक प्राइस निकलता है, उसी तरीके से हर म्यूचुअल फंड की एक NAV निकलती है। अब जैसे एग्जांपल करते हैं, टोटल एसेट्स जो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है, मान लेते हैं वो 1100 करोड़ की है, ठीक है, और टोटल यूनिट्स जो एक म्यूचुअल फंड के पास है वो कितनी है रजे? एग्जाम्पल मान लेते हैं वो 100 करोड़ यूनिट्स हैं। कितनी करोड़ यूनिट्स है? 100। तो अगर आप नेट एसेट वैल्यू निकालोगे पर यूनिट की, तो वो कितनी आएगी? 1100 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़, दैट इज एक जो यूनिट है उसकी नेट एसेट वैल्यू 11 रुपए है। मतलब एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करती है? 11 को। अच्छा, क्या मैम ये NAV बढ़ती जाती है? बिल्कुल, ये NAV बढ़ती जाती है। जैसे जब आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तब आपकी टोटल एसेट्स 1100 रुपए की थी, करोड़ की, अगले महीने हो सकता है 1200 करोड़ की हो जाए टोटल एसेट्स। क्यों? इक्विटी बढ़ गई। अच्छा, एसेट्स 1200 करोड़ की हो गई, यूनिट्स अभी भी 100 करोड़ है, तो अगर आप देखो तो आपकी NAV 12 हो जाएगी, और अगर यही कम हो जाएगी तो आपकी NAV 10 हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि जैसे शेयर का जो प्राइस निकलता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स की NAV निकलती है। NAV इट शोज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड पर यूनिट। अच्छा, जब आप NAV निकालते हो एक यूनिट की, तो आप निकालते हो NAV ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय द
टोटल यूनिट्स इश्यूड, जैसे हमने यहां किया था टोटल एनएवी ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। बट स्कीम की एनएवी कैसे निकलेगी, क्योंकि स्कीम की एनएवी निकालोगे उसे टोटल यूनिट से डिवाइड करोगे तभी तो एनएवी पर यूनिट आएगी। तो स्कीम की एनएवी कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आपको दे रखा होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल्स प्लस अदर एक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस अदर पेएबल एंड अदर लाइबिलिटीज। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब मान लो मैंने कोई एसेट होल्ड करके रखी 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, उसके बाद जो मैंने उसे रिडीम किया तो मेरे को परसेंटेज कितना इंटरेस्ट आया, मतलब जितना टाइम मैंने उस सिक्योरिटी को होल्ड किया है उस पीरियड पे मेरे को कितना इंटरेस्ट आया मेरे बच्चे, इसे बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसे क्या बोलते हैं रजे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकालते हैं रजे, इनकम जितनी आई आपको 30 दिन की, उसकी एंड वैल्यू क्या थी माइनस उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये इससे क्या निकल जाता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब उसके बाद आता है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, जो तुम स्पॉन्सर की बात कर रहे हो, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, जो ट्रस्टी की बात कर रहे हैं, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, ये सब आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्पॉन्सर। अच्छा, स्पॉन्सर इज लाइक प्रमोटर, स्पॉन्सर इज लाइक व्हाट रजे, प्रमोटर। तो सवाल है कि कौन म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर हो सकता है और कौन म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर नहीं हो सकता। तो लॉ मेकर कह रहा है कि भाई देख, स्पॉन्सर के पास ना एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। स्पॉन्सर के पास क्या होना चाहिए, एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। कोई भी ऐसा वैसा इंसान स्पॉन्सर नहीं बन सकता है। तो मैंने पूछा कि साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, तो लॉ मेकर कहता है सुन शिवानी, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब 5+ ईयर्स उसको फाइनेंशियल सर्विसेज देते देते हो चुके हो, उसकी पिछले 5 साल से जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव रही हो, जो उसकी लिक्विड जो उसकी नेटवर्थ है वो प्रपोज कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो। ऐसा नहीं है कि उसके पास 100 करोड़ है और वो 100 करोड़ का 100 करोड़ म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जितना म्यूचुअल फंड में डाल रहा है उससे ज्यादा उसकी कैपिटल हो, पिछले 5 सालों से उसको प्रॉफिट में हो और उसका एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का कम से कम 10 करोड़ हो। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही वो स्पॉन्सर बन सकता है किसी म्यूचुअल फंड का। दोबारा, स्पॉन्सर बनने के लिए क्या चाहिए, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। क्या चाहिए रजे, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। और साउंड ट्रैक रिकॉर्ड कब आएगा रजे, जो वो पिछले 5 साल या उससे ज्यादा से फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, उसके बाद उसकी पिछले 5 साल से पॉजिटिव नेटवर्थ हो, पिछले 5 साल से वो प्रॉफिट में हो, एवरेज प्रॉफिट कम से कम 10 करोड़ हो और उसकी पॉजिटिव जो उसकी नेटवर्थ है वो ज्यादा हो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से। मैम अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरा रास्ता भी है, कम से कम वो एएमसी में एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कम से कम 150 करोड़ रुपए डालेगा। वो जो 150 करोड़ रुपए हैं वो 5 साल के लिए लॉक इन रहेंगे और उसके बाद वो इतना इंश्योर करेगा जो उसके टॉप एग्जीक्यूटिव हैं उनका एक टोटल एक्सपीरियंस मिला करके कितना हो रजी, 30+ ईयर्स। कितना हो, 30+ ईयर्स। ये इजी है, यहां तक कुछ मुश्किल नहीं। उसके बाद नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग एंड गवर्नेंस इन म्यूचुअल फंड। अब वो कह रहा है कि भाई देखो, आप एक म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी हो, आप एक म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैंने बोला किस बात का ध्यान रखने के लिए, देखो सबसे पहले आपकी जो म्यूचुअल फंड के जो स्पॉन्सर है, जो स्पॉन्सर के एसोसिएट है, जो ग्रुप कंपनी है और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो किसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में या किसी और म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड नहीं कर सकती है और ना ही उसके बोर्ड को रिप्रेजेंट कर सकती है, और ना ही उसके बोर्ड को क्या कर सकती है, रिप्रेजेंट। एक बार दोबारा, आप की जो आपका जो स्पॉन्सर है, आपकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, स्पॉन्सर का जो एसोसिएट है, स्पॉन्सर का वो जो ग्रुप कंपनी है, वो किसी और एएमसी में और किसी और ट्रस्टी कंपनी में वो 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। दोबारा, वो 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते या वो उनके बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
और एक ऐसा शेयर होल्डर है जो आपकी ट्रस्टी कंपनी में या आपकी एएमसी कंपनी में मोर देन 10% या 10% होल्ड करता है, तो वो किसी और एएमसी में और किसी ट्रस्टी कंपनी में मोर देन 10% या बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। मैम आप ये कह रहे हो, मान लो एक म्यूचुअल फंड है, उसका स्पॉन्सर हो गया, उसका एएमसी हो गया, उसकी ग्रुप कंपनी होगी, उसकी एसोसिएट कंपनी होगी, ये किसी दूसरी एएमसी में या किसी दूसरी ट्रस्टी कंपनी, ट्रस्टी मतलब ट्रस्टी कंपनी में ये मोर देन 10% होल्ड नहीं कर सकते और बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यहां। और एक होल्डर जो एएमसी में या ट्रस्टी कंपनी में एक ऐसा शेयर होल्डर है जो 10% या उससे ज्यादा होल्ड करता है, वो किसी दूसरी एएमसी या ट्रस्टी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता और उनके बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मेरे बच्चे यही कहना चाह रही हूं मैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। उसके बाद कौन कौन, अभी जो हमने पढ़ा वो स्पॉन्सर के बारे में पढ़ा, अभी जो हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा रजे? स्पॉन्सर के बारे में। जो अब हम पढ़ेंगे वो ट्रस्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे रजे? ट्रस्टी। अच्छा ट्रस्टी कौन होता है? जो फंड को मैनेज करता है। तो एक बार देखते हैं एलिजिबिलिटी। वो कह रहा है पर्सन ऑफ एबिलिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने भाई कोई मोरल टर्पिट्यूड किया हो, ठीक है, कोई छेड़छाड़ करी हो और उसने एक फॉर्म होता है सी, वो फॉर्म सी भी सबमिटेड कर दिया हो। एएमसी के डायरेक्टर्स और एएमसी के एम्प्लॉयज ट्रस्टी नहीं बन सकते, लेकिन अगर एएमसी एक कंपनी है तो उसके एम्प्लॉयज, सुनना, अब वो क्या कह रहा है? कंपनी एज ट्रस्टेड है, तो मेरे बच्चे उसके डायरेक्टर्स ट्रस्टी बन सकते हैं, उसके डायरेक्टर ट्रस्टी बन सकते हैं। दोबारा, एएमसी डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज ट्रस्टी नहीं बन सकते, बट इफ इट इज अ कंपनी देन डायरेक्टर और ट्रस्टी बन सकते हैं, डायरेक्टर एम्प्लॉयज ट्रस्टी बन सकते हैं। क्रॉस फंड अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी ट्रस्टीज ऑफ अनदर म्यूचुअल फंड। आप एक फंड के ट्रस्टी हो तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी नहीं बनोगे। और टोटल ट्रस्टी के एटलीस्ट 2/3 क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। दोबारा एक बार, जो आपका ट्रस्टी होगा म्यूचुअल फंड का, ही शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, मोरल टर्पिट्यूड नहीं होना चाहिए, फॉर्म सी सबमिटेड होना चाहिए, ठीक है। एएमसी डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी नहीं बन सकते। एएमसी एक कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स और उसके एम्प्लॉयज बन सकते हैं। और उसके बाद क्रॉस फंड अपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, आप एक म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी हो तो आप दूसरे के नहीं बन सकते। इंडिपेंडेंट ट्रस्टी, जितने टोटल ट्रस्टीज हैं उनका 2/3 क्या होना चाहिए रजे? इंडिपेंडेंट। 2/3 क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो वही है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, गुड रेपुटेशन होनी चाहिए, उसकी ट्रांजैक्शंस में फेयरनेस जो है वो झलकती होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले डायरेक्टर मस्ट हैव क्वालिफिकेशन। भाई सिंपल सी बात, अगर तुम एएमसी बन रहे हो तो एएमसी के डायरेक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए, उनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कोई मोरल टर्पिट्यूड नहीं होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी लॉ की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसे म्यूचुअल फंड में उन्होंने काम ना किया हो जो म्यूचुअल फंड सस्पेंड हो गया हो। उसके बाद बोर्ड की कंपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है कि एएमसी के बोर्ड की कंपोजिशन क्या है। वो कह रहा है कम से कम 50% ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो एसोसिएट नहीं होने चाहिए, स्पॉन्सर के, उसकी सब्सिडरी के या ट्रस्टी के। और जो चेयरमैन होगा एएमसी का वो किसी और, सुनना, वो किसी और म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं हो सकता है। और कम से कम 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तो आपकी नेटवर्थ होनी ही चाहिए। कम से कम 50 लाख रुपए आपकी क्या होनी चाहिए? नेटवर्थ। दोबारा, कंपोजिशन जब बात करते हो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तो कह रहे हैं एटलीस्ट 50% डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि एसोसिएट ना हो किसके? स्पॉन्सर के, सब्सिडरी के या ट्रस्टीज के। चेयरमैन, कोई ऐसा चेयरमैन नहीं होना चाहिए जो किसी और म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है। और एटलीस्ट आपकी नेटवर्थ 50 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कस्टोडियन, अब म्यूचुअल फंड क्योंकि वो ट्रस्ट है तो वो सिक्योरिटीज अपने पास नहीं रखता। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रजे किसके पास रखे जाते हैं? कस्टोडियन के पास। किसके पास रखे जाते हैं? कस्टोडियन के पास। तो कस्टोडियन जो है म्यूचुअल फंड का वो आपका रखेगा सिक्योरिटी
सिक्योरिटीज, सेबी जो है उसको ये बात आपको बता देनी है विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियन। और म्यूचुअल फंड मस्ट साइन कस्टोडियन एग्रीमेंट, कस्टोडियन और म्यूचुअल फंड के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और जिस दिन आपने कस्टोडियन अपॉइंट किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप ये बात किसको बता दोगे रजे? सेबी को। उसके बाद वो कह रहे कि एक म्यूचुअल फंड की काफी सारी स्कीम्स हो सकती हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड आप स्कीम बनाओगे तो देख लो स्कीम, प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग स्कीम। सबसे पहला तो जो भी स्कीम बनेगी इट शुड बी अप्रूव्ड बाय ट्रस्टी एंड अ कॉपी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट हैज बीन फाइल्ड विद सेबी। म्यूचुअल फंड जो भी स्कीम बनाएगा, दोबारा, म्यूचुअल फंड जो भी स्कीम बनाएगा वो स्कीम कौन अप्रूव करेगा रजे? ट्रस्टी। वो स्कीम कौन अप्रूव करेगा? ट्रस्टी। और सेबी के पास भी आपको एक ऑफर डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। ऑफर डॉक्यूमेंट जो है उसमें आप एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दोगे जिस भी स्कीम का आप ला रहे हो। म्यूचुअल फंड जो है, जो स्कीम है उसकी फाइलिंग फी पे करेगा सेबी को। म्यूचुअल फंड विच इंटेंड्स टू लिस्ट इट्स यूनिट शेल ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जैसा मैंने बोला है क्लोज एंडेड फंड है, तो क्लोज एंडेड फंड की जो सिक्योरिटीज है, जो यूनिट्स है, इट शुड बी लिस्टेड। तो लिस्ट करने के लिए क्या आपको स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेनी पड़ेगी? यस। लिस्टिंग ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम इज मैंडेटरी। No scheme other than equity linked saving scheme can be open for more than 15 days। वो कह रहा कोई भी स्कीम 15 दिन से ज्यादा के लिए ओपन नहीं रह सकती। कौन सी स्कीम रह सकती है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। उसके बाद अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उन यूनिट होल्डर्स को जिन्होंने 5000 यूनिट्स तक के लिए अप्लाई किया था रजे, उनको आप अलॉटमेंट कर दोगे, और जितना पैसा आपके पास ज्यादा आता है तो आप उसको रिफंड करोगे 5 वर्किंग डेज में। आप उसे कितने में रिफंड करोगे? 5 वर्किंग डेज में। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट कि भाई देख, एक म्यूचुअल फंड है वो काफी सारी स्कीम लॉन्च कर रहा है, तो जो स्कीम आप लॉन्च कर रहे हो इट शुड फॉलो अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। अब वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? सुनना, जो स्कीम है वो आपके स्पॉन्सर के फायदे के लिए या एएमसी के फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। स्कीम प्रॉपर, फेयर, एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी एक ब्रोकर पे ओवर रिलाई मत करो भाई, अपने पैसे को अच्छे से यूज करो। हर स्कीम के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखो। जो आपका ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल फंड का, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए इन्वेस्ट करो। कोई भी अनएथिकल सेलिंग नहीं करनी है, इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस मेंटेन करनी है। अच्छा, अगर पेपर में कोड ऑफ कंडक्ट आ गया तो तुम इतनी इजीली लिख सकते हो, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट कोड। अब वो कह रहा है म्यूचुअल फंड की जितनी भी एडवर्टीजमेंट आती है ना, उनका भी एक कोड होता है। जैसा कि आपने देखा हो, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये एक स्टैंडर्ड वार्निंग है, और ये बिना इसमें एक शब्द ऊपर नीचे किए, मतलब मैंने तो हो सकता है एग्जैक्ट ना बोली हो, बट जो दे रखी है बिना उसमें एक ऊपर नीचे शब्द किए आपको एग्जैक्ट वही हर म्यूचुअल फंड की एड में बोलनी है। उसके बाद क्या कह रहे हो वो? एडवर्टीजमेंट कोड। एडवर्टीजमेंट मस्ट बी एक्यूरेट, फेयर, क्लियर एंड कंप्लीट। जो एडवर्टीजमेंट है मेरे बच्चे, वो प्रॉपर, एक्यूरेट, फेयर, क्लियर और कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग या बायस या डिसेप्टिव स्टेटमेंट आप नहीं दोगे। म्यूचुअल फंड्स की एड में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आएगा। आप अपने म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन किसी और म्यूचुअल फंड से नहीं करोगे। एक स्टैंडर्ड वार्निंग होनी चाहिए एंड इट मस्ट नॉट बी कंफ्यूजिंग। तो ये आ सकता है कि एडवर्टीजमेंट कोड क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला, एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वार्निंग है वो होनी चाहिए, ठीक है, आप कंपैरिजन नहीं करोगे, ठीक है, उसके बाद आप किसी सेलिब्रिटी को नहीं लोगे, आप किसी सेलिब्रिटी को रजे नहीं लोगे। ये सारा किसमें आ जाएगा? आपका कोड ऑफ कंडक्ट में। ये सारा किसमें आ जाएगा? एडवर्टीजमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट में। अब उसके बाद आप बात करते हो प्राइसिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड की प्राइसिंग कैसे रखोगे। तो कह रहा है कि देखो, म्यूचुअल फंड जो है ना, शेल प्रोवाइड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द सेल एंड परचेज ऑफ यूनिट्स। म्यूचुअल फंड ही मेथड बता देगा कि किस तरीके से प्राइस कैलकुलेट होंगे। क्या कैलकुलेट होंगे? किस तरीके से प्राइस कैलकुलेट होंगे। देखो, प्रोवाइड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द सेल एंड परचेज ऑफ यूनिट्स। म्यूचुअल फंड इंश्योर करेगा कि जो रीपर्चेज प्राइस है वो 95% से लोअर ना हो। जो रीपर्चेज प्राइस है वो 95% से लोअर ना हो।
उसके बाद म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, क्योंकि आपको मैनेज नहीं करना भाई तो तुम्हें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, प्रोफेशनल मैनेज करेंगे इसे। कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब उन लोगों को पता उन्होंने पैसा कहां लगाया है, टाइम टू टाइम वो देखते हैं, रिव्यू करते हैं, तो आपका पैसा कहां लगा हुआ है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना भी थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, एक शेयर में नहीं लगा, आपका पैसा बहुत जगह लगा है तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। लो कॉस्ट, इतनी ज्यादा कॉस्ट भी म्यूचुअल फंड की नहीं पड़ती है। अच्छा, एक अच्छा पोटेंशियल होता है, रिस्क होता है बट कंपैरेटिव टू स्टॉक्स, कंपैरेटिव टू शेयर्स रिस्क कम होता है। लिक्विडिटी है, ओपन एंडेड स्कीम है, कभी भी बेच दो कभी भी खरीद लो। ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि आपको प्रॉपर बताया जाता है कि आपका पैसा कहां लगा है कहां नहीं लगा, तो ट्रांसपेरेंसी होती है। एंड लो कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, क्या क्या तुम कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते। वो देखो क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है मैक्सिमम आप 10% ऑफ एनएवी लगा सकते हो डेट में, मैक्सिमम 10% एनएवी लगा सकते हो डेट में। अच्छा, वो 10 का 12 हो सकता है विद ट्रस्टी एंड एएमसी की अप्रूवल। अगर अनलिस्टेड डेट है तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करो, लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात आ रही है, मनी मार्केट सिक्योरिटीज की बात आ रही है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात आ रही है, तो उसमें उस डेट पोर्टफोलियो का 10% कर लो। आप किसी भी कंपनी में इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि आपका उसमें वोटिंग राइट 10% से ज्यादा हो जाए। इंटर स्कीम ट्रांसफर आप कर सकते हो सिर्फ मार्केट प्राइस पे, बट इंटर स्कीम इन्वेस्टमेंट अलाउड है बट टोटल मैक्सिमम 5%। बाय एंड सेल होगा ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस। जो भी स्कीम की यूनिट्स है वो आप होल्ड करोगे स्कीम के नाम पे। आप अपनी एसोसिएट और ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ये सब क्या है रजे? इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। और ये बहुत बढ़िया तरीके से पूछी जाती है। फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी रजे, तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखो, सबसे पहले कि जो आप डेट इशू कर सकते हो वो मैक्सिमम कितना कर सकते हो? अपने एनएवी का 10%, आप 12% तक भी जा सकते हो, बट विद द अप्रूवल ऑफ ट्रस्टीज एंड एएमसी, राइट। उसके बाद आप अनलिस्टेड डेट में इन्वेस्ट तो कर ही नहीं सकते, लेकिन आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, नॉन कन्वर्टेबल डेट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अप टू 10% ऑफ डेट पोर्टफोलियो, मतलब उसका 10%। उसके बाद वोटिंग राइट की जब आप बात करोगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में इतना होल्ड नहीं करेगा कि वो उसके 10% से ज्यादा वोटिंग राइट एक्वायर करे। इंटर स्कीम ट्रांसफर जो है वो कर सकते हो बट ओनली एट द मार्केट प्राइस, मतलब एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर अप्रूव्ड है बट इन द मार्केट प्राइस। अगर इंटर स्कीम इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलाउड है बट टोटल मैक्सिमम 5% ऑफ एनएवी। बाय सेल सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेसिस पे करोगे। जो भी आप सिक्योरिटी होल्ड करोगे वो स्कीम के नेम पे करोगे। कोई इन्वेस्टमेंट एसोसिएट या ग्रुप कंपनीज में करोगे नहीं। ऑब्वियसली फंड ऑफ फंड ट्रांसफर भी जो है वो परमिसेबल नहीं है। एडवांटेजेस और प्राइजेस ऑफ म्यूचुअल फंड की हम बात कर चुके थे। अब एक बार आगे चलते हैं, एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। एक्सपेंस रेशियो का क्या मतलब होता है रजे? ऐसी रेशियो जो म्यूचुअल फंड चार्ज करता है। अब म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, राइट? तो यार उस पैसे को मैनेज करने के लिए उसे भी तो फीस चाहिए, उसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। नॉर्मली लोग उस म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं जिसकी एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम होती है, बट आपको देखना पड़ता है कि उसमें फिर एएमसी पैसे को अच्छे से मैनेज कर रही है या नहीं कर रही। तो जब मैं एक्सपेंस रेशियो की बात कर रही हूं, इट इज अ फीस दैट इज चार्ज टू मैनेज द इन्वेस्टर्स मनी। इन्वेस्टर्स के पैसे को जो क्या बोलते हैं उसे, आप मैनेज करने के लिए जो फीस चार्ज होती है उसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। इट इंक्लूड्स सर्विस प्रोवाइडिंग फीस में आता है, एएमसी की मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इसमें आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन इसमें आती है, बाइंग एंड सेलिंग और एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस इसमें आते हैं, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन एंड स्टेटमेंट के खर्चे इसमें आते हैं, और सर्विस टैक्स। ये सब किस में इंक्लूड होता है रजे? ये सब इंक्लूड होता है आपका एक्सपेंस रेशियो में। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम म्यूचुअल फंड के कर लेते हैं, राइट, सो दैट मेरे बच्चे हमारा प्रॉपर म्यूचुअल फंड यही खत्म हो जाए। एकेडमिक पोर्टल, न्यू सिलेबस, ओके, स्टडी मटेरियल,
हम CMSL तो नहीं कर रहे हैं, CMSL तो कर रहे हैं, सॉरी। आइए एक बार इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताया, एनईवी बताया, सो दैट आपको भी इसके बाद कोई और देखने की, कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आपका सब मैं चाहती हूँ रजे कि इसी क्लास से कवर हो जाए। वैसे आप देखो जो जो आपके मॉड्यूल में रजे, मैंने वो सारा आपके नोट्स में डाला है A to Z। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके मॉड्यूल में है और नोट्स में नहीं आया, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा रजे जो इसके बाहर म्यूचुअल फंड से सवाल आ जाए, क्योंकि ये जो रजे ये आपको मैंने चीजें दी है ना, ये सबसे बेस्ट चीज है। सारे नोट्स आपको दे रखे हैं, राइट। आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा दूंगी, आपको सब हम लोगों ने करा दिया है, तो लाइक देयर इज नथिंग लेफ्ट वी कैन से। उसके बाद एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये करते हैं। अब वो कह रहे हैं नेम ऑफ द स्कीम, XYZ कोई भी स्कीम है, स्कीम का साइज है रजे 100 लाख रुपए, और फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए की। नंबर ऑफ शेयर्स जो इतने अभी इशू हुए हैं वो 10 लाख शेयर्स हैं। इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल्स जो हैं वो 180 लाख रुपए हैं। एक्रूड इनकम जो है वो 1 लाख रुपए की है। रिसीवेबल्स 1 लाख रुपए के हैं। लाइबिलिटीज 50,000 की है। एक्रूड एक्सपेंसेस 50,000 के हैं। हमें एनएवी पर यूनिट निकालना है। क्या निकालना है रजे? एनएवी पर यूनिट। अच्छा, मेरे बच्चे को पता है एनएवी पर यूनिट कैसे निकलती है। जब भी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, मेक श्योर रजे फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करके नंबर नहीं मिलते हैं। एनएवी पर यूनिट की रजे में बात करती हूं तो वो आता है एनएवी ऑफ स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, राइट। सो एनओवी ऑफ द स्कीम निकालते हैं। एनओवी ऑफ द स्कीम का फॉर्मूला बताया था आपको, सारी इन्वेस्टमेंट्स प्लस कर दो 180 लाख, प्लस एक्रूड इनकम प्लस कर दो 1 लाख, प्लस रिसीवेबल प्लस कर दो 1 लाख, तो ये आ गया 182 लाख, राइट। इसमें से क्या माइनस करते थे? लाइबिलिटीज और एक्रूड एक्सपेंसेस। ये हो जाएगी 50,000 50,000 1 लाख की। तो कितनी आई रजे स्कीम की एनएवी? 181 लाख स्कीम की एनएवी आ गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है रजे? 10 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 10 लाख। तो जो एक यूनिट की एनएवी है वो आपकी आएगी 18.1 रुपी। वो कितनी आएगी? 18.1 रुपी। देखो 18.1। द थिंग इज कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है रजे? आपको फॉर्मूला लगाना है, और आंसर जो है वो आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं रजे एक बार दोबारा। एबीसी लिमिटेड एक म्यूचुअल फंड, एबीसी म्यूचुअल फंड है, उसकी एसेट्स है, ठीक है। उसने एन कंपनी में, डी कंपनी में, एस कंपनी में और सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा, कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा है? 25,000 के शेयर ले रखे हैं और एक शेयर 20 रुपए का है। 35,000 के शेयर ले रखे हैं, एक शेयर 300 रुपए का है। 29,000 के शेयर ले रखे हैं, एक शेयर 380 रुपए का है। 40,000 के शेयर ले रखे हैं और एक शेयर 500 रुपए का है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है रजे? 10 लाख है। स्कीम के एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं वो 2,50,000 है, और लाइबिलिटीज जो है वो 2 लाख है। कैलकुलेट एनएवी ऑफ द यूनिट। अब बच्चा कहेगा मैम इसमें एनएवी कैसे निकालें? देखो एनएवी कैसे निकलती है? एनएवी ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स हमें दे रखी है। एनएवी ऑफ द स्कीम कैसे निकलती है? टोटल इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल माइनस लाइबिलिटीज माइनस एक्सपेंसेस। आपको लाइबिलिटीज भी दे रखी है, आपको एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, बट मैम हमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं दे रखी। अरे बच्चे ये दे तो रखी है, ये पूरी इन्वेस्टमेंट्स तो दे रखी है। आप देखो, अगर आपने 25,000 के शेयर 25,000 शेयर्स खरीदे 20 रुपए के, तो आपने कितना बच्चे एसेट्स की वैल्यू कर ली आपने? मान लो 5 लाख। 35,000 शेयर खरीदे आपने 300 रुपए के, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ 5 लाख। 29,000 के 380 रुपए में खरीदे, ये हो गया 1 करोड़ 1,20,000। 40,000 शेयर खरीदे 500 रुपए के, तो ये टोटल आपका 20 लाख रुपए 2 करोड़ हो गया, राइट। ये सारी इन सबको प्लस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी रजे? इन सबको प्लस करने के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। ये क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट्स, फिर इसमें से लाइबिलिटीज माइनस करो, फिर इसमें से वो माइनस करो एक्रूड एक्सपेंसेस, फिर उसको डिवाइडेड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से। आपके पास क्या आ जाएगा रजे? एनएवी, सिंपल। और होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे मानते हैं? मान लो आपने ना एक यूनिट एक्वायर की थी
तो 13 रुपए 65 पैसे में, ठीक है, कितने में? 13 रुपए 65 पैसे में। आपने 30 डेज उसको होल्ड करके रखा, आपने 30 डेज उसको क्या करके रखा? होल्ड करके रखा। अब क्या हुआ है? अब वो एक यूनिट हो गई है 14 रुपए 65 पैसे की। कितने की हो गई है? 14 रुपए 65 पैसे की। और उस 30 दिन में म्यूचुअल फंड ने आपको 2 रुपए की इनकम दी। म्यूचुअल फंड ने आपको कितने रुपए की इनकम दी? 2। तो अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला क्या था? इनकम ब्रैकेट में उसकी जो एंड वैल्यू है माइनस जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, राइट, एंड डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्या यही फॉर्मूला था? यस और नो? बताइए, क्या यही फॉर्मूला था? एग्जैक्टली। इनकम कितनी आई है मेरे को 30 दिनों में? 2। एंड वैल्यू कितनी है? 14 रुपए 65 पैसे। एक्वायर कितने पे किया था? 13 रुपए 65 पैसे पे। अच्छा, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 13 रुपए 65 पैसे। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 100। अब ये 2 रुपए, 1 रुपया आया, डिवाइडेड बाय 13.65 इंटू 100। अगर इसको आप कैलकुलेटर का यूज करोगे, ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर का यूज करके बताना क्या आएगा। 1 मिनट रुको, मैं भी कैलकुलेटर का यूज कर लेती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी यूज द कैलकुलेटर। तो इट इज लाइक डिवाइडेड बाय 13.65, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली कुछ 14.65% का आपको रिटर्न मिला है। कितने का रिटर्न मिला है? 14.65। तो मतलब क्या है रजे कि अगर आप फॉर्मूलाज पुट करते जाओगे तो बहुत इजीली होता जाएगा। उसके बाद द रिडम्पशन प्राइस एक म्यूचुअल फंड की यूनिट का है 48 रुपए। फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड चार्जेस 2% और 3% है। आपको कंप्यूट करनी है एनएवी और पब्लिक ऑफर प्राइस ऑफ द यूनिट। मेरे बच्चे इसके फॉर्मूलाज भी मैंने आपको यहां पर दिए हुए हैं। वेट अ वाइल, ये देखो, ये आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। रिडम्पशन प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करते हो? 1 एनएवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड, 1 प्लस बैक एंड लोड। तो जब आप रिडम्पशन प्राइस की बात करोगे, इट इज लाइक एनएवी 1 प्लस बैक एंड लोड। अच्छा, मेरे को रिडम्पशन प्राइस कितना दे रखा है? 48 रुपए। मेरे को एनएवी निकालनी है। बैक एंड लोड कितना है रजे? 1 प्लस 3%, राइट, 1 प्लस 3%। क्या मैं इसको करके निकाल सकती हूँ? राइट, इट्स 48, 1 प्लस 3% एनएवी, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? लेट मी यूज द कैलकुलेटर। इट इज 1 प्लस 3% इंटू में 48, दैट इज 49.44। एनएवी कितना आ गया? 49.44। और अगर मुझे पब्लिक ऑफर प्राइस निकालना है, पब्लिक ऑफर प्राइस होगा एनएवी 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। एनएवी निकल गई 49.44, 1 माइनस 2%। तो अब अगर देखें कितना आएगा, 1 में से माइनस कर दे हम 2%, 49.44 डिवाइडेड बाय 0.98। तो 49.44 डिवाइडेड बाय 0.98, ये आ गया 50.44 एग्जैक्टली। तो आपका पब्लिक ऑफर का प्राइस क्या आएगा? 50.44। मतलब क्या रजे, बहुत ऐसा सवाल नहीं आएगा जिससे आप एकदम ऑलरेडी कैरिड अवे हो जाओगे। बहुत इजी सवाल आएंगे एंड आई गेस आप इन तरीके के सवालों को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तभी मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दिया है, सो दैट अगर आ जाए तो मेरा बच्चा उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करके आए। अगर आप मेरे नोट्स पढ़ोगे और मॉड्यूल पढ़ोगे तो आई कैन बेट ऑन इट कि आपको कोई भी जो फर्क है ना वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो नोट्स है रजे, ये मैंने बनाए हैं, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाए हैं। कोई भी फर्क नहीं है, सब चीजें मॉड्यूल से कवर करी है। एक बार ये देख लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ की क्वेश्चंस। इलुसिडेट द की प्लेयर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ये हमने बात करी है एएमसी की, ट्रस्टी की, स्पॉन्सर की, कस्टोडियन की। तो क्या वही की प्लेयर्स हैं? द आंसर इज यस। व्हाट डू मीन बाय नेट एसेट वैल्यू एंड हाउ टू कैलकुलेट इट? क्या यहां पर हम फॉर्मूला लिखकर आ सकते हैं और एनएवी क्या है उसे बता सकते हैं? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आपको डिस्टिंग्विश करना है। आई होप आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली यहां स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लिख कर आ सकते हो। म्यूचुअल फंड की लॉन्च करने का प्रोसीजर क्या है, ये भी आपको बताया था कि कोई भी प्रोसीजर, कोई भी स्कीम लॉन्च कर रहे हो आप अपने नाम पे लॉन्च करोगे, एएमसी ट्रस्टी स्पॉन्सर के फायदे के लिए नहीं करोगे, राइट। कौन कौन ट्रस्टी हो सकता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे शॉर्ट नोट लिखो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न पे शॉर्ट नोट लिखो, एक्सपेंस रेशियो पे शॉर्ट नोट लिखो, कोड ऑफ कंडक्ट बताओ म्यूचुअल फंड का, येस और नो। क्या ये सारा भी हमने किया है, येस और नो। आप ये वाला 7th सवाल आप रहने देना। हाँ, इसमें एनएवी कैलकुलेट हो सकती है तो एनएवी देख लेना, अदरवाइज जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, राइट। तो 6 सवाल हमने कर लिए। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड में रजी कितने टॉपिक्स कवर कर लिए, फटाफट से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले तो स्टार्ट किया था रजी स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर आपको याद हो, राइट। स्ट्रक्चर के बाद हमने इसमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें काफी वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो तो। क्या डिस्कस किया है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम। कैपिटल ओरिएंटेड स्कीम है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम है, इनकम ओरिएंटेड स्कीम है, रियल एस्टेट स्कीम है, फंड ऑफ फंड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट स्कीम्स है, उसके बाद ईटीएफ्स है, ये न्यू डायरेक्शन स्कीम्स हैं, ये सारी हमने स्कीम्स डिस्कस करी। उसके बाद हमने म्यूचुअल फंड का कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस किया। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आप स्कीम कैसे लॉन्च करोगे, लॉन्चिंग ऑफ स्कीम हमने रजत डिस्कस किया, राइट। उसके बाद आपका एडवर्टीजमेंट कोड क्या होना चाहिए वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद एनईवी कैसे कैलकुलेट होगी ये देखा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है वो देखा, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है वो देखा, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी क्या है हमने वो पढ़ा, एएमसी की एलिजिबिलिटी क्या है हमने वो पढ़ा, ट्रस्टी कौन बन सकता है हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा, राइट। ये सारी चीजें रजे हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में कंप्लीट की हैं और इसी के साथ आपका म्यूचुअल फंड कम्स टू एंड मेरे बच्चे। होप आपको यहां तक सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। पूरा म्यूचुअल फंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगला कौन सा चैप्टर फटाफट चलाया जाए ये भी जरूर बताना रजे। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर, आई होप दिमाग में क्लियर होगी मेरे बच्चे। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।